नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक क्या है? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2023 का। तो पृथ्वी पर नदी प्रणाली के महत्व के संदर्भ में आपको जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष को 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की 25वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई। इस दिन को पहले बांधों के खिलाफ और नदियों और जल और जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के दिवस के रूप में मनाया जाता था। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? इसकी थीम है नदियों का अधिकार, और यह नदियों को राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित करने की मांग करता है। इतिहास क्या है इसका? कि मार्च 1997 में कुर्टिबा ब्राज़ील में आयोजित बांध प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ और नदियों, जल और एवं जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की स्थापना की गई थी। बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को ब्राज़ील के बड़े बांधों के खिलाफ कार्रवाई दिवस पर 14 मार्च को मनाया जाएगा। फिर अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में इस बात पर बल देकर कहा है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए लोकुर जो समिति है उसके द्वारा निर्धारित मानदंड उपयुक्त हैं और इसमें संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो इसकी समीक्षा करता है और उसके अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है। इसके बाद संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश 1950 में उपयुक्त संशोधन के लिए कैबिनेट को सूची भेजने से पहले किससे मंजूरी लेनी होती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों में क्या क्या चीज़ें हैं? पहला लक्षण है कि आदिम लक्षण होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जुड़ने में हिचक और पिछड़ापन होते हैं, तो वो जनजाति कहलाती हैं। बीते समय वर्ष 2014 में स्थापित एक सरकारी कार्य समिति ने भी सूची में शामिल किए जाने के मानदंड और प्रक्रिया को काफ़ी पुराना होने और सकारात्मक कार्रवाई के साथ असंगत होने की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसी कारण समुदायों का बहिष्कार हुआ और उन्हें शामिल किए जाने में देरी हुई। करीब 8 वर्षों तक विचाराधीन रहने के कारण इसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था। मनरेगा बजट पर कटौती कर दी गई है, तो उस पर संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं। तो संसद की जो स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में 29,400 करोड़ रुपए की कटौती पर चिंता व्यक्त की है। समिति की रिपोर्ट में मनरेगा हेतु कमी के पीछे तर्क पर सवाल उठाया गया और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विचार की सिफारिश की गई। तो भारत सरकार ने कितना बजट काटा? 29,400 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के संबंध में वास्तविक समय उपस्थिति कैप्चरिंग आवश्यकता को स्वीकार किया गया है और ये समिति ने यह भी कहा है कि स्मार्टफोन की कमी होती है गांव में, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और इन और आउट उपस्थिति दोनों हेतु मनरेगा कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। समिति ने सिफारिश की कि सरकार मनरेगा मजदूरी दरों को एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण सूचकांक से जोड़कर बढ़ाए और गारंटीकृत जो दिवस हैं 100 दिन से अधिक करें। फिर आईएमडी ने उमंग मोबाइल ऐप पर 7 सेवाएं शुरू कर दी हैं। हाल ही में आईएमडी ने जनता के लिए उमंग मोबाइल ऐप के साथ अपनी 7 सेवाओं कौन कौन सी है? वर्तमान मौसम, नावकाश, शहर के मौसम का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात की शुरुआत कर दी। ये 7 सेवाएं हैं। इससे पहले 2020 में आईएमडी ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए मोबाइल ऐप मौसम और कृषि मौसम सलाहकार के प्रसार हेतु मेघदूत और बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए दामिनी ऐप विकसित किया था। यानी 3 ऐप है आईएमडी के, मौसम और मेघदूत और दामिनी ऐप। आईएमडी एकीकृत पूर्वानुमान रणनीति का अनुसरण करता है। जैसे लंबे समय के पूर्वानुमान के लिए पूरे मौसम का होता है, उसमें 4 सप्ताह की अवधि के साथ गुरुवार को विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान होता है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दृष्टिकोण के साथ अगले 5 दिनों के तक दैनिक व लघु से मध्यम श्रेणी तक पूर्वानुमान और चेतावनियाँ जारी की जाती हैं। इसके बाद 3 घंटे तक खराब मौसम का बहुत कम अवधि का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। यानी कि 3 घंटे का अगर पूर्वानुमान तो वो बहुत ही कम अवधि का है। फिर नाउकास्ट हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है, यही नाउकास्ट कहलाता है। हाल के वर्षों में की गई पहलों के में नियमित आधार पर क्या है? ईमेल के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी, व्हाट्सएप समूह और सोशल मीडिया द्वारा जानकारी का प्रसार किया जाएगा और एसएमएस के माध्यम से भी पंजीकृत लोगों को जानकारियाँ भेजी जाएंगी। फिर एक और है ओ स्मार्ट योजना। तो सरकार ने 5 वर्ष की अवधि यानी 2021-22 से 25-26 के दौरान महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूप और विज्ञान ओ स्मार्ट, इसको शॉर्ट में कहा गया है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए 2177 करोड़ यानी 2177 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। इसके अलावा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा
निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एग्रोफ्लोर्स, XBT या XCTD, वेब राइडर बॉय, स्वचालित मौसम स्टेशन, ड्रिफ्टर्स, मूरेड बॉय, टाइड गेज, ध्वनिक डॉपलर, धारा प्रोफाइलर, जो कि महासागर अवलोकन प्लेटफॉर्म तैनात किए गए। डेटा का उपयोग करके सुनामी की हम प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं। तीव्र तूफान, संभावित मत्स्य यानी मछली ग्रहण क्षेत्र, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, हानिकारक शैवाल वृद्धि, प्रभाल भित्ति, बहुजोखिम भेद्यता, तटीय भेद्यता सूचकांक, हाई वेव अलर्ट, तेल रिसाव, खोज और बचाव अभियान। मॉडल इन हाउस परिचालित होते हैं और विभिन्न हितधारकों तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर डेटा प्रदान किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी और नीतियों का प्रसार करने के लिए नियमित आधार पर तटीय सर्वेक्षण तथा गहरे समुद्र में परिभ्रमण व जन जागरूकता अभियान और संबंधित गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। तो ओ स्मार्ट परियोजना किसके लिए जाता है? महासागरीय सेवाओं के लिए और उनके अंदर संसाधनों के लिए। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।